हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो हमारे सेबी के सर्कुलर के बेस्ड है, जिसमें कि सेबी ने 2017 में एक सर्कुलर जारी किया जो म्यूचुअल फंड्स के कैटेगराइजेशन और रैशनलाइजेशन के ऊपर है, जिसमें कि म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को, उनकी कैटेगरीज को 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। इक्विटी में, डेट में, हाइब्रिड में, सॉल्यूशन ओरिएंटेड में और अदर स्कीम्स में। तो अब बारी बारी से हम इस पर बातें करते हैं कि ये कौन कौन से इनके सब कैटेगरीज हैं। तो इक्विटी की अगर हम स्टार्टिंग में बात करें, इक्विटी कैटेगरी की बात करें, तो इसमें कुछ सब कैटेगरीज बनाई गई। तो जब सबसे पहली सब कैटेगरी थी वो थी मल्टी कैप फंड। तो मल्टी कैप फंड ऐसे फंड्स होते हैं जिसमें कि जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनियां क्या होती है। तो लार्ज कैप कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे जो टॉप 100 कंपनियां होती हैं, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, उनको लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी कहा जाता है, जो बड़ी कंपनियां होती हैं। और 101 से लेके 250 तक की जो रैंकिंग की कंपनियां होती हैं, उनको मिड कैप कंपनियां कहा जाता है, मिड कैप स्टॉक्स कहे जाते हैं। और 251 से लेके जो अबव की जो रैंकिंग होती है, उनको स्मॉल कैप्स कैटेगरी में रखा जाता है। तो जो मल्टी कैप कैटेगरी होती है वो इन तीनों में इन्वेस्ट करती है, इन तीनों कैटेगरीज में इन्वेस्ट करती है। तो यहाँ जो इक्विटी का पोर्शन होता है, वो इक्विटी का पोर्शन मिनिमम 65% मेंटेन करके चलना पड़ता है एक म्यूचुअल फंड कंपनी को इस पर्टिकुलर स्कीम में। अब जो दूसरी जो सब कैटेगरी होती है वो होती है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। तो इससे नाम से ही पता चलता है कि ये इन स्कीम्स में जो इन्वेस्टमेंट होती है, फंड मैनेजर लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करता है। और इन कंपनियों का टोटल जो पोर्शन होगा वो मैक्सिमम जो है, मिनिमम एटलीस्ट इसको रखना पड़ता है 80-85% ये रख सकता है इक्विटी। उसके अलावे जो बाकी है वो उसमें डेट में या कैश पोर्शन में वो डाल के पैसा उसमें डाल सकता है। तो मिनिमम उसको 80% मेंटेन करके चलना पड़ेगा इक्विटी का और इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स में, लार्ज और मिड कैप कैटेगरी के लिए। तो जो अगली सब कैटेगरी होती है वो होती है लार्ज एंड मिड कैप। हमने कर लिया। वो एक्चुअली में लार्ज कैप और मिड कैप की अलग अलग कैटेगरीज भी होती हैं, जिसमें लार्ज कैप कैटेगरी की जो सब कैटेगरी होती है उसमें लार्ज कैप कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाता है, और जो मिड कैप होती हैं उनमें मिड कैप रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाता है। और इन दोनों में जो मिनिमम एलोकेशन है इक्विटी का, वो कम से कम 80% मेंटेन करके चलना पड़ता है। अगली होती है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में भी सेम जैसा लार्ज कैप में हुआ, सिर्फ स्मॉल कैप, अगर स्मॉल कैप स्कीम है तो स्मॉल कैप कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट होगी। और इसमें भी जो मिनिमम पोर्शन होगा वो जो कंपनियां लेके चलेंगी वो 65% का लेके चलेगी। यहाँ पे 65% का ही इक्विटी का मिनिमम रखा गया है। उसके अलावा अगर चाहे तो कैश प्रोसीडिंग्स या अदर डेट का पोर्शन वो रख सकती हैं, लेकिन स्मॉल कैप के लिए मिनिमम 65% स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके अलावा होते हैं डिविडेंड यील्ड फंड। डिविडेंड यील्ड फंड ऐसे स्कीम्स होते हैं, ओपन एंडेड स्कीम्स। ये जो भी स्कीम्स की मैं बात कर रहा हूँ ये सारे ओपन एंडेड हैं, इसमें कोई लॉक इन नहीं होता। तो जो ओपन एंडेड स्कीम, ये डिविडेंड यील्ड स्कीम ऐसे होते हैं जिसमें कि ऐसे स्टॉक्स में फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेगा जो फंड्स डिविडेंड प्रोवाइड कराते हैं डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे। और वो डिविडेंड हमारे पास एज एक सरप्लस के रूप में, जो प्रॉफिट पार्ट होता है म्यूचुअल फंड का, वो हमारे पास आते रहते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। तो इसको बोलते हैं डिविडेंड यील्ड फंड। एक होता है वैल्यू फंड या कॉन्ट्रा फंड। तो वैल्यू फंड या कॉन्ट्रा फंड में से म्यूचुअल फंड्स को अलाउ किया गया है कि अगर आपने वैल्यू फंड अगर स्कीम लॉन्च किया है तो आप कॉन्ट्रा फंड लॉन्च नहीं कर सकते। आपको या तो वैल्यू फंड लॉन्च करना है या तो कॉन्ट्रा फंड। वैल्यू फंड वो फंड्स होते हैं जिसमें कि फंड मैनेजर लो वैल्यू स्टॉक्स को खरीदता है और जब वो हाई वैल्यू की होती है तो उसको बेच देता है। और कॉन्ट्रा फंड हमेशा मार्केट से कॉन्ट्रैरी चलता है, वो उनका व्यू कॉन्ट्रैरी होता है, अपोजिट व्यू पे चलता है, तो इसीलिए उसको कॉन्ट्रा फंड बोलते हैं। एक उसके बाद होता है एक फोकस्ड फंड। फोकस्ड फंड जो होता है वो टॉप 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। एक म्यूचुअल फंड को, एक फंड मैनेजर को ये स्टेट करना पड़ता है, ये बताना पड़ता है कि उसकी स्ट्रेटजी, उसका फोकस किस कैटेगरी पे है। मल्टी कैप पे है, उसका फोकस लार्ज कैप पे है, उसका फोकस स्मॉल कैप पे है या मिड कैप पे है। वो मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही अपने फोकस्ड फंड में रख सकता है, उसको बोलते हैं फोकस्ड फंड। उसके अलावा अगर हम आते हैं तो एक होता है सेक्टोरल या थीमेटिक फंड। सेक्टोरल और थीमेटिक फंड का मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड उन ऐसा ओपन एंडेड फंड जो कि इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगा किसी खास सेक्टर के। फॉर एग्जांपल कोई अगर फार्मा सेक्टर का है तो फार्मा सेक्टर के ही कंपनियों में वो इन्वेस्ट करेगा। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर्स का है तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ही इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में वो इन्वेस्ट करेगा। वो दूसरे सेक्टर में, उस किसी आईटी या फिर बैंकिंग में नहीं जाएगा। अगर वो इंफ्रा का है तो इंफ्रा से रिलेटेड ही कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा। तो इसको बोलते हैं सेक्टोरल, किसी खास सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, या थीमेटिक, किसी खास थीम पे। ठीक है।
उसके बाद आता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या ईएलएसएस स्कीम। ये ऐसे स्कीम्स होते हैं जिसमें कि नॉर्मली लोग टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें मैक्सिमम पोर्शन 80-85% का इक्विटी का होल्डिंग होता है और यहाँ पे लॉक इन 3 साल का होता है। बाकी जो इससे पहले मैंने स्कीम्स की बात करी वो सारे ओपन एंडेड थे। सिर्फ ये जो ईएलएसएस स्कीम होता है वो 3 साल के लॉक इन के लिए आता है। क्यों? क्योंकि इसमें 80C का बेनिफिट है, टैक्स सेविंग हम इसमें कर सकते हैं, जो कि 1.5 लाख का जो लिमिट है हमारे टैक्सेशन के लिए, उन 1.5 लाख के लिमिट में 80C के लिमिट में इसका यूज़ किया जा सकता है। अब आते हैं डेट स्कीम्स पे। डेट स्कीम्स में भी डिफरेंट कैटेगरीज 15-16 सब कैटेगरीज को बनाया गया है, जिसमें कि वन बाय वन हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला आता है ओवरनाइट फंड। ओवरनाइट फंड ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है जिसकी मैच्योरिटी 1 दिन की होती है। नॉर्मली कॉर्पोरेट्स जो कंपनियां होती हैं जिनके पास सरप्लस फंड होता है, 1 या 2 दिन के लिए आइडल पड़ा होता है, वो इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1 दिन की मैच्योरिटी के साथ वो इससे रिटर्न जनरेट करते हैं। उसका अगला जो होता है वो होता है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड ऐसे फंड्स होते हैं जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है जिसकी मैच्योरिटी 91 डेज तक की होती है। यहाँ पे कोई भी कॉर्पोरेट या कोई भी इंडिविजुअल 2 से 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट अपनी यहाँ पे पार्क कर सकता है और अच्छे रिटर्न जनरेट करता है। यहाँ भी 4 से 5% का रिटर्न ईजिली जनरेट हो जाता है ईयरली। अब जो अगला होता है कैटेगरी वो होता है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है जिसकी मैच्योरिटी 3 से 6 महीने की होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं डेट की सब कैटेगरीज में, तो इन सब का ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली उनका नाम है। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 से 6 महीने का ड्यूरेशन वाले मैच्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट की जाती है। उसके अलावा एक और सब कैटेगरीज होती हैं जिसको बोलते हैं हम लोग लो ड्यूरेशन फंड। लो ड्यूरेशन फंड जो होती है वो 6 से 12 महीने के मैच्योरिटी वाले डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करती है। उसके बाद जो होती है एक होती है मनी मार्केट फंड। इनका क्या होता है कि जो 1 साल की मैक्सिमम मैच्योरिटी वाले डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें ये इन्वेस्ट करते हैं, जो गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एक उसके बाद होता है शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन कहता है कि कम से कम 1 से 3 साल का ड्यूरेशन आपका होना चाहिए मैच्योरिटी का। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन में आ जाता है। अब होता है मीडियम ड्यूरेशन। मीडियम ड्यूरेशन कहता है कि 3 से 4 साल का या 1 से 4 साल का जो ड्यूरेशन हो, 4 साल तक का ड्यूरेशन मैच्योरिटी का, उस ड्यूरेशन को हम लोग बोल देते हैं मीडियम ड्यूरेशन फंड्स, ठीक है। एक होता है मीडियम टू लॉन्ग। मीडियम टू लॉन्ग कहता है कि 4 साल से 7 साल तक के मैच्योरिटी वाले पेपर्स में इन्वेस्टमेंट होगी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, उसको बोलते हैं मीडियम टू लॉन्ग। उसके बाद जो 7 साल से अबव का जो मैच्योरिटी पेपर होता है उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आ जाता है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड कैटेगरी में, ठीक है। एक आ जाता है डायनेमिक बॉन्ड फंड इसी में। तो डायनेमिक बॉन्ड फंड ऐसा फंड होता है जिसमें कि डायनामिकली डिफरेंट ड्यूरेशंस में इन्वेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल वो लो ड्यूरेशन में भी इन्वेस्ट कर सकता है, शॉर्ट ड्यूरेशन में भी, मीडियम टू लॉन्ग में भी, लॉन्ग में भी। तो ये डायनेमिकली ये डिफरेंट ड्यूरेशंस में इन्वेस्ट करता है, इसलिए इसको डायनेमिक बॉन्ड फंड बोलते हैं। एक होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, जो सिर्फ कॉर्पोरेट या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करेगा, दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं करेगा। उसके बाद एक होता है क्रेडिट रिस्क फंड। क्रेडिट रिस्क फंड का मतलब होता है कि जो कम क्रेडिट, जो जिनकी रेटिंग्स कम है, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड की अभी हमने बात करी, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का स्टेटस होता है कि वो AA+ या उससे अबव की जो रेटिंग वाली कंपनियां हैं, जैसे AA++, A++, ऐसे जो रेटिंग, बढ़िया रेटिंग की कंपनियां वहाँ इन्वेस्ट करती है। लेकिन वही क्रेडिट रिस्क की अगर हम बात करते हैं तो ये जो कम रेटिंग की है, जो AA से कम रेटिंग की है, ऐसे कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, जिनकी क्रेडिटेबिलिटी कम होती है, जिनका क्रेडिट का रिस्क होता है, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में ये ऐसे डेट स्कीम्स में ये इन्वेस्टमेंट करती है। एक आता है बैंकिंग एंड PSU फंड्स। तो इनका नाम से ही पता है कि जो बैंकिंग के डेट इंस्ट्रूमेंट्स या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में बैंकिंग या PSU फंड इन्वेस्ट करेगी। एक होता है गिल्ड फंड। गिल्ड फंड का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स जिनका इन्वेस्टमेंट ओनली गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ में ही होगा, किसी भी प्राइवेट कंपनी में, किसी भी कॉर्पोरेट में नहीं होगा, ये सिर्फ गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ में ही डील करते हैं। ऐसे स्कीम्स इनका गवर्नमेंट का सिर्फ गवर्नमेंट के पेपर्स ही परचेज करता है। तो इस तरीके से हमने कुछ डेट स्कीम्स के बारे में भी जाना। अब हम लोग जानते हैं कुछ ऐसे स्कीम्स जो कि हाइब्रिड, जिसको बोलते हैं मिक्स या बैलेंस्ड कह सकते हैं। तो हाइब्रिड को भी कुछ डिफरेंट पार्ट्स में देखा जाता है। एक होता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक फंड मैनेजर जो इन्वेस्ट करेगा वो कम से कम 10% का एलोकेशन इक्विटी में रखेगा, 10 से 25% तक इक्विटी में रखेगा। और यहाँ पे एक ओपन एंडेड टाइप की कैटेगरी होती है जहाँ पे इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्टमेंट होती है।
ठीक है, दोनों में इन्वेस्टमेंट होगी। तो अब वो जा सकता है 10 से 25% तक इक्विटी में। कंजर्वेटिव हाइब्रिड की मैं बात कर रहा हूँ कि 10 से 25% तक की जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में रख सकता है, बाकी रेस्ट उसको डेट में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मतलब कि 75% से 90% तक उसकी इन्वेस्टमेंट डेट में होगी। ऐसा होता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड। यहाँ पे कस्टमर्स कंजर्वेटिव होते हैं, इनके कस्टमर्स, कि वो रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा इक्विटी का एक्सपोजर रखना चाहते हैं, इनके लिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड सजेस्टेड होता है। एक होता है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, या फिर इसको कह सकते हैं हम लोग नॉर्मली जो डायनेमिक फंड बोलते हैं। तो ऐसे फंड्स, डायनेमिक फंड्स ऐसे होते हैं जो इक्विटी के डिफरेंट इक्विटी और डेट में एक मिक्स के रूप में वर्क करता है। फॉर एग्जांपल जब इक्विटी का मार्केट हाई जाने लगता है, जब वो मैच्योरिटी पे आती है, तो वहाँ से वो प्रॉफिट बुक करके वो पार्ट को डेट में धीरे धीरे मूव करते रहते हैं। और डेट में सेम सिचुएशन डेट के साथ होती है। जब डेट की मैच्योरिटी आने लगती है तो डेट के प्रॉफिट्स को बुक करके वो इक्विटी अगर अब ग्रोइंग है तो वहाँ पे इन्वेस्ट करती है। तो इक्विटी से डेट और डेट से इक्विटी ये मूव करते रहते हैं, तो इसीलिए इसको डायनेमिक फंड बोला जाता है। तो एक होता है बैलेंस्ड हाइब्रिड। बैलेंस्ड हाइब्रिड का मतलब जिसमें कि इक्विटी और डेट का पोर्शन 60 to 40%, 60-40% का रेशियो रख के वो चलते हैं, उसको बोलते हैं बैलेंस हाइब्रिड। और एक एग्रेसिव हाइब्रिड होता है। एग्रेसिव हाइब्रिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इक्विटी का पोर्शन होता है वो 60% रह सकता है, 60 से 80% तक फंड मैनेजर जा सकता है। उसके अलावा बाकी वो डेट रख सकता है। फॉर एग्जांपल 30%, 35% वो डेट रख सकता है, बाकी 60% से 80% तक वो इक्विटी के लेके जा सकता है एग्रेसिव हाइब्रिड में, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक होता है डिफरेंट एसेट एलोकेशन टाइप्स में भी फंड्स होता है, जैसे कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन, जैसा कि आपने बताया कि इक्विटी से डेट और डेट से इक्विटी डिपेंडिंग अपॉन द मैच्योरिटी, वो एक दूसरे जैसा मार्केट होता है अकॉर्डिंगली वो फंड्स को फंड मैनेजर मूव करता है। मल्टी एसेट एलोकेशन में होता है, मल्टी एसेट एलोकेशन का मतलब होता है फंड मैनेजर ऐसे स्कीम्स में, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है जो कि इक्विटी भी हो सकती है, डेट भी हो सकती है, गोल्ड भी हो सकती है, रियल एस्टेट भी हो सकती है। तो इन सभी एसेट्स को, डिफरेंट मल्टी एसेट्स को अपने इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन में रखता है, इसीलिए इसको मल्टी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी बोलते हैं। क्या होता है आर्बिट्राज फंड, जिसमें कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का यूज़ किया जाता है कि डेरिवेटिव्स कैटेगरीज को समझ सकते हैं, लेकिन इक्विटी नहीं। ये स्वैप्स जो बैंक के जो स्वैप्स होते हैं या आर्बिट्राज होती है, उन ऐसे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इनका इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे हमने इक्विटी और डेट के कुछ स्कीम्स के बारे में जाना, और इसके अलावा कुछ सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स भी होते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट फंड्स, चिल्ड्रन फंड्स। तो ऐसे फंड्स हमेशा 5 साल के लॉक इन के साथ आते हैं। तो या तो अगर रिटायरमेंट फंड है, अगर 5 साल का लॉक इन है, और अगर रिटायरमेंट 4 साल में हो रही है तो वो 4 साल में मैच्योर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो भी पहले आ जाए, या तो रिटायरमेंट पहले आपकी आ रही है या तो आपका 5 साल पहले पूरा हो रहा है, तो आपका फंड तभी फ्री होगा, ठीक है। तो हमने इसमें डिफरेंट सब कैटेगरीज के बारे में जान लिया कि कौन कौन से सब कैटेगरीज होते हैं, और एक्चुअली में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का क्या फंडा है। तो हमारे अगले वीडियोस में हम और कुछ जानेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। थैंक यू।